नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। 2024 चुनाव को लेकर के सभी राजनीतिक दल पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। जनता को लुभाने के लिए वायदों और दावों का दौर शुरू हो चुका है तो सियासी वार पलटवार भी जारी है। चाहे पेंशन की बात हो, युवाओं के रोजगार की, इन सब बातों पर लेकर सियासत गरमाई है। कांग्रेस और इनेलो दोनों ही दल गठबंधन सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। वहीं पीजीटी भर्ती पर भी लगी रोक के बाद विपक्ष और हमलावर हो गया है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 4,476 पीजीटी पदों की भर्ती पर रोक लगा दी है। बार बार परीक्षा का नियम बदलने के चलते कोर्ट ने यह फैसला किया है। आपको बता दें कि 2019 में यह भर्ती निकाली गई, लेकिन 4 साल से प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है और इसी को लेकर के अब कोर्ट की तरफ से इस पर रोक लगाई गई है। अब इसमें बार बार नियम बदलने के चलते यह भर्ती नहीं हुई है और इसी के चलते ये जो भर्ती है उस पर रोक लगी है। तो विपक्ष रोजगार को लेकर के लगातार सवाल उठा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंकड़ों के साथ इसका जवाब दिया है। जैसे सरकारी नौकरियों का विषय आता है, सरकारी नौकरियों में अभी तक आंकड़े सब आपके सामने भी हम बार बार बताते हैं, फिर बता रहा हूं कि उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में सरकारी नौकरियां कुल 80,000 के आसपास दी थी। 80,000, 81,000 10 साल में पूरे। हमने अभी तक 8.5 साल में 1,02,000 नौकरियां हम दे चुके हैं और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, जिसमें ग्रुप सी की और ग्रुप डी की ये, और उसके अलावा जो अध्यापक हैं पीजीटी वगैरह और पुलिस के भी 5,000 उसमें, तो सब मिला करके 60,000 के आसपास नौकरियां और हम 6 महीने में दे देंगे। यानी 9 साल में हो जाएंगी। इनकी 80 जो है वो 10 साल की हैं, तो डबल संख्या हमारे 9 साल में हो जाएगी। 10वां साल जब शुरू होगा उसका जो अलग से आवश्यकता होगी वो हम करेंगे। तो एक आंकड़ा ही आपको मैं इसको अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि लास्ट ईयर में कितनी रिक्वेशन आती है वो तो डिपार्टमेंट्स के ऊपर निर्भर करता है कितनी वो देते हैं। हाँ, लेकिन HKRM की सब जोड़ लेंगे तो ये 2 लाख से ऊपर हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री नौकरियों पे क्या बोले हैं ये भी बता देते हैं आपको। हमने 8.5 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरी दी, जबकि 10 साल में 80,000 नौकरी ही कांग्रेस की सरकार दे पाई थी। लगभग 60,000 नौकरियां अगले 6 महीने में हम और देने वाले हैं, ये बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। और हमारे समय की एक भी भर्ती रद्द नहीं हुई, ये बात भी मुख्यमंत्री ने इसके साथ कही थी। अब कोई गड़बड़ी नहीं है तो व्हाइट पेपर क्यों लाए, ये बात भी मुख्यमंत्री ने कही, क्योंकि बार बार विपक्ष श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर को लाने की बात कह रहा था और इसीलिए मुख्यमंत्री ने इसका भी जवाब दिया। कांग्रेस ने 10 साल में 80,000 नौकरी दी, हमने 8.5 साल में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। तो नौकरियों को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदेश की जो सियासत है वो गरमाई हुई है और अब चुनावों का भी, चूंकि अब वक्त आने वाला है, ऐसे में सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर रख रही है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर के हमलावर है और विपक्ष के द्वारा लगातार इसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। सभी की अपनी अपनी बातें हैं, सभी के अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन इन सब के बीच में जनता को यह तय करना है कि आखिर ये जो आंकड़े हैं, जो दावे हैं, उनकी हकीकत क्या है। अब जो आरोप लगते हैं जाहिर है उसका जवाब भी दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने डाटा के साथ उन बातों को रखा है और ये भी कहा कि हमने, और जो हमारे आंकड़े हैं उनके साथ अगर आप देखेंगे तो हमने कहीं ज्यादा नौकरियां दी हैं, लेकिन अब पीजीटी की जो भर्तियां रद्द हुई हैं उसके बाद विपक्ष एक बार फिर से हमलावर हो गया है। अब आज की बड़ी बहस के सवाल है, उस पर भी नजर डालते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ेंगे। 4 साल से इंतजार है, लेकिन सपना कब होगा साकार, ये बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल यह है कि रोजगार के आंकड़ों की आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि इन आंकड़ों को ही लेकर आप देख रहे हैं कि लगातार जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं। और आज ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोजगार को लेकर के या फिर पीजीटी की जो भर्तियां हैं इस पर जो आज फैसला कोर्ट की तरफ से दिया गया, इसके भी मायने क्या हैं और जो बातें कही जा रही हैं खासतौर से आंकड़ों को लेकर के जो आप देखते हैं बार बार सवाल उठते हैं, इनके मायने क्या हैं ये समझते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। जवाहर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएम के ओएसडी हैं। जवाहर यादव जी, स्वागत है आपका चर्चा में। केवल ढींगरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी आपका भी स्वागत। ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी आपका भी स्वागत। और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गुरमीत सिंह जी आपका भी स्वागत है। जवाहर जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि पीजीटी भर्ती को लेकर के आज जो कोर्ट की तरफ से कहा गया उस पर एक रिएक्शन, और दूसरा यह है क्योंकि जो आंकड़े आप लोग रखते हैं या मुख्यमंत्री ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बातें कही उसमें रोजगार के आंकड़ों को लेकर के विपक्ष अभी भी कह रहा है कि नहीं, ये आंकड़े सही नहीं है। कैसे इनको देखा जाए, क्या इसको हम लोग देखें और क्या समझें? जवाहर जी देखिए, एक तो आपने कहा कि पीजीटी की भर्ती रद्द कर दी गई है। मैंने जो ऑर्डर पढ़ा है उसमें कहीं नहीं लिखा कि वो रद्द कर दी गई है, नंबर 1। दूसरा, उसके बाद ये आयोग का विषय है, इसके लिए आयोग अपनी बात वहां रखेगा, उसमें सरकार का दखल होता नहीं है आयोग में। तो वो जो पक्ष है, क्या कारण है कि उस पर जो भी रोक लगी है वो आयोग बता पाएगा, उसका हरियाणा सरकार से कोई लेना देना नहीं।
अब जहां तक बात आती है कि रोजगार की, हम तो बता रहे हैं ना कि हुड्डा साहब की लिस्ट के 9 चीजें माननीय मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में पढ़कर बताई। वो 9 मैं भी पढ़ देता हूं, जब आप चाहेंगे डिबेट आगे आगे बढ़ेगी तो वो 9 भर्तियां जो हुड्डा सरकार के समय में रद्द हुई उसकी सूची मेरे पास है। दूसरा, हम पे आरोप लगाते हैं हुड्डा साहब कि हम रोजगार देने में नंबर 1 थे, तो फिगर बता दीजिए अपनी कि आपने कितने रोजगार दे दिए सरकारी जिसके कारण आप नंबर 1 कहलाए, और हम उससे कितना पीछे हैं कि हम सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, क्या? तो फिगर बतानी पड़ेगी। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि जी हम रोजगार में नंबर 1 थे और ये सरकार रोजगार नहीं देती है। और मैं वो जो जवाब देता हूं आपको वो है जो विधानसभा के पटल पर रखे गए उत्तर है, जिसमें हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उस समय विधानसभा के साक्षी रहे हैं। तो वो ये कभी नहीं बताते कि मेरी सरकार में कितने लोग नौकरी लगे, वो बात करते हैं नौकरियों के भ्रष्टाचार की। माननीय मुख्यमंत्री ने कल भी कहा कि हमारी सरकार की लगभग 8.5 साल होने जा रहे हैं सरकार को, इसमें कोई एक भर्ती बताएं जिसको माननीय न्यायालय ने रद्द किया हो। एक भर्ती ऐसी नहीं है जिसके कारण हमारा रद्द किया हो। तो इनकी जो 9 भर्तियां रद्द हुई है वो केवल भ्रष्टाचार के चलते ही रद्द हुई ना, उसमें अनियमितताएं बरती गई जिसके कारण माननीय न्यायालय ने रद्द किया गया। इसलिए जो फिगर माननीय मुख्यमंत्री ने बताई कि हुड्डा साहब की सरकार में इतने लोग नौकरी लगे, अगर उसमें रद्द भर्तियों का भी निकालेंगे तो वो नंबर नीचे भी आ जाएगा। मैं अगली डिबेट में आपको उसका भी मूल्यांकन करके दूंगा कि इफेक्टिव लोग वास्तव में कितने लगे हैं, ये मैं आपको बता पाऊंगा। हमारी कोई एक भर्ती, मैं अपने मित्र केवल ढिंगला से पूछूंगा, हम तथ्यों पे बात कर रहे हैं, हम पे आरोप लगा रहे हैं, उनके हर आरोप का हम स्वागत करते हैं, परंतु उनको बताना होगा कि आप नंबर 1 इसलिए थे कि आपकी फिगर ये है, और हम नंबर 1 इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी फिगर ये है। उनको बताना होगा कि उनकी नौकरियां पारदर्शी थी क्योंकि उनकी कोई भी एक भर्ती रद्द नहीं हुई, और बताना होगा कि मनोहर सरकार की कितनी भर्तियां रद्द हुई। मनोहर सरकार जी, आप कह रहे हैं कि भर्तियां रद्द नहीं हुई, और मैंने भी जो बात कही आप भी उसको करेक्ट कर रहे हैं कि चलिए रद्द नहीं हुई, लेकिन रोक तो कोर्ट की तरफ से लगी। 19 में जो विज्ञापन निकाला था इसके मायने क्या है? और अगर रोक लगी है तो आप लोगों से भी तो जवाब मांगा गया है ना? नहीं, मेरे हमसे कोई जवाब नहीं मांगा गया। आपको चीजें समझनी होगी एंकर आयुष जी, हमसे हरियाणा सरकार का इसमें कोई विषय नहीं है। ये विषय आयोग से कहा गया है, और आयोग एक स्वायत्त, हमारी सरकार में आयोग एक स्वायत्त संस्था है जिसके अपने अधिकार है, जिसमें हरियाणा सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हरियाणा सरकार के विभाग तो केवल ये बताते हैं आयोग को कि हमें इन पदों के लिए इतने लोगों की आवश्यकता है। उसके अलावा वो भर्ती किस प्रकार करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या है, वो आयोग तय करता है। यही अंतर खत्म करना है, क्योंकि अभी तक यही रहते हैं, पुराने जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं वो आयोग पर कब्जा करके बैठते थे, और उसका कारण है कि 9 भर्तियां रद्द। मैं चौटाला साहब को बीच में नहीं ला रहा, चौटाला साहब की भी 6 भर्तियां मेरे पास है जो उनके समय की रद्द हुई, जिसमें औद्योगिक सुरक्षा बल तो आज भी हमारे साथ आते हैं, जिनके रोजगार बचाने के लिए हमने उनको होमगार्ड में अस्थायी रूप से लगाया कि चलो आपका रोजगार छीन गया हुड्डा साहब के समय में, और वो भर्तियां रद्द हुई, तो उनको भी देने के लिए औद्योगिक सुरक्षा बल को हमने अस्थायी रूप से होमगार्ड में एडजस्ट किया कि चलो आप पक्का नहीं लगा सकते, आप वहां काम कर लीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने समय आप रोजगार रह चुके थे। तो जब तक हमारी सरकार में कोई भी भर्ती रद्द नहीं होती, तब तक मुझे कहना है कि ये बचपना होगा, ये कहना कि यहाँ अनियमितताएं बरती गई या ये रद्द नहीं हुई। और आयोग में मैं फिर कहता हूं, आपने भी ये शब्द इस्तेमाल किया कि रद्द हो गई है, आयोग ने अस्थायी रूप से इस पे रोक लगाई है। मुझे लगता है जो आयोग है अपना पक्ष रखेगा, अगली तिथि का इंतजार करते हैं। केवल ढिंगरा जी जवाब दीजिए, क्योंकि आंकड़ों को लेकर के आप लोग हमेशा सवाल उठाते हैं। कल भूपेंद्र हुड्डा फिर इसी बात को कह रहे थे कि भाई देखिए रोजगार के जो आंकड़े हैं वो सही नहीं है, सरकार को इस पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। जवाहर जी भी कह रहे हैं फैक्ट्स के साथ बात करिए। आप बताइए आपने कितने रोजगार या फिर कितनी नौकरियां दी थी? जवाब दीजिए केवल जी। देखिए, जब हमारा टाइम था हमने करीबन 9.5 साल के अंदर 1.5 लाख नौकरियां दी थी। और आपको एक आंकड़ों के साथ बता देता हूं कि जो HPSC और हरियाणा स्टेट सर्विस कमीशन जो है, जो उस समय बोर्ड था, उसकी भर्तियां, और हमारा जो पुलिस भर्ती थी वो अलग बोर्ड था, और एजुकेशन के जो थे वो अलग बोर्ड था, उसकी टोटल भर्तियां मिलाकर करीबन 90,000 वो थी। और उसके बाद यूनिवर्सिटी की भर्तियां और जो बाकी बोर्डों की भर्तियां मिलाकर टोटल 1.5 लाख के करीब हमारी जो भर्तियां थी वो हुई थी। और आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ये कह रहे हैं कि हमने 1 लाख भर्तियां गई। मेरा इस पे क्वेश्चन है, अगर 1 लाख भर्ती इन्होंने की है तो आप ये देखिए 2016 के अंदर
9.8% बेरोजगारी दर थी और आज 22-23 के अंदर 29.5% बेरोजगारी दर है। ये इतनी बड़ी कैसे? अब ये डाटा आप जो इसीलिए सीएमआई का रखते हैं उस पर तो भरोसा ही नहीं। भाई कहते हैं सीएमआई का डाटा आप लोग जो रख रहे हैं वो ऑथेंटिक है। चलो नहीं मानते, ये अलग बात है। मैं ये नहीं मानते, योगी जी मानते हैं, वो नहीं मानते, कोई और मानते हैं। तो मैं उसके बाद दूसरी बात पे भी आता हूं, सीएमआई के आंकड़े ये नहीं मानेंगे, जब हमारी सरकार आएगी मनवा लेंगे। अभी मैं और बात बताता हूं, 1,82,000 पद कैसे खाली पड़े हैं। और दूसरी बात सुनिए, सिर्फ स्कूलों में 38,000 पद जो जेबीटी के खाली पड़े हैं, 25,000 जो टीजीटी और दूसरे टीचर्स हैं उनके पद खाली पड़े हैं। करीबन जो भर्ती के पद खत्म कर दिए, वो 25,000 की बात कर रहा हूं। 38,000 जो पद खाली पड़े हैं वो आज की डेट में खाली पड़े हैं और 25,000 टीचर्स के पद खत्म कर दिए गए हैं इन्होंने। और जो खत्म इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने करीबन 5,000 स्कूल बंद कर दिया, उसको समावेश कर दिया स्कूलों को आपस में, इसीलिए ही तो पद खत्म हुए। 25,000 पद खत्म हुए और 38,000 आज की डेट में पद स्कूलों के अंदर जेबीटी टीचर्स के खाली पड़े हैं। और दूसरी बात सुनिए, 1,82,000 पद टोटल खाली पड़े हैं स्टेट के अंदर, वो अलग अलग स्ट्रीम्स में है। ये पद सारे इसीलिए खाली पड़े हैं क्योंकि सीएमआई का डाटा बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय वो 9.8% था 16-17 में, आज 22-23 का डाटा 29.5% है। और आपको एक और मजे की चीज बताता हूं, कोरोना काल के अंदर यही डाटा, क्योंकि उस समय एकदम सारा कुछ बंद कर दिया गया था, तो वो डाटा बढ़कर के 37.8 और उसके बाद 40 और 42% पे भी। लेकिन ढींगरा जी सवाल तो यही उठेगा ना, क्योंकि आप जब सरकार जो डाटा रख रही है या जो सदन पे बात रख रही है, आप जब उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो आप जो फैक्ट्स रख रहे हैं, जो डाटा रख रहे हैं उस पर भरोसा कैसे होगा? यही तो डाटा का खेल है। वो एक डाटा रखते हैं, आप अगला आंकड़ा रखते हैं, दोनों लोग एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और कोई किसी की बात को मानता नहीं। ऑथेंटिक क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे ना। ऑथेंटिक कौन बात बता रहा है? जो आप कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है, कैसे माना जाए? कोई बात नहीं, आयुष जी मैं उत्तर दे दूं? आऊंगा जवाहर जी, आऊंगा, एक सेकंड। हाँ केवल जी, देखिए जिस तरीके से 5,000 स्कूल बंद किए हैं तो नेचुरली उनकी जॉब खत्म हो जाएगी। तो बंद कहां किया, तो मर्ज किए हैं, पद खत्म कर दिए इन्होंने और 38,000 पद स्कूलों के खाली पड़े हैं। और दूसरी बात आपको देखा होगा आपने, नहीं बंद तो नहीं किया ना केवल ढींगरा जी, वो तो मर्ज कर दिया भाई, वो तो मर्ज कर दिया ना। स्कूल बंद कहां किया? सुनिए मैं आप सुनिए ना मेरी बात, मैं बता रहा हूं ना। एक गॉड स्कीम चलाई इन्होंने, जो डॉक्टर बच्चे पढ़ने थे उनको मारने के लिए, उनकी वो यहाँ पे पढ़े ही ना हरियाणा के अंदर, उनको एक बॉस स्कीम में लेके गए जिससे वो सारे बच्चे सड़कों पे आए। और आज के दिन में वो जो स्टूडेंट बच्चे हैं मेडिकल वाले, वो हरियाणा छोड़ के बाहर की कंट्रियों में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, क्योंकि उनको वहां पे पैसे कम लग रहे हैं, यहाँ पे उनके पैसे बढ़ा दिए। आप देखिए किस तरह से ये बच्चों को मारने का काम से सरकार कर रही है। आप देखें, अभी एक भर्ती की बात बताता हूं। अभी एक पद खाली हुआ था, चपरासी का पद था पानीपत कोर्ट के अंदर, उसमें 6 पदों की सिर्फ नियुक्ति के लिए पद निकला था। 10,000 युवाओं ने अप्लाई किया था। और आप देखिए 10,000 युवा अप्लाई करते हैं और जो एम्प्लॉय करते हैं वो कोई बीए है, कोई एमए है, कोई एमफिल है, कोई पीएचडी है, कोई बीटेक है, कोई एमटेक है। ये इस तरह के बच्चों को आप कह रहे हैं कि ये इस चीज को दिखाता है कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो बेरोजगारी का आंकड़ा है वो आपका सही। ठीक है, मैं आता हूं, एक सेकंड पहले अभी इन लोग करूंगा मैं। ओंकार जी, ये आंकड़ों पर जब भरोसा करेंगे नहीं तो आप जो बात कहेंगे उस पर कैसे भरोसा किया जाए? क्योंकि आप जो कहते हैं उस पर पक्ष को भरोसा नहीं, पक्ष जो बात रख रहा है उस पर विपक्ष को भरोसा नहीं, कौन सही आंकड़े रख रहा है फिर? ओंकार जी। आयुष जी, पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आज आपने वो मुद्दा उठाया है जो हमारे बेरोजगार युवा को नशे की तरफ धकेल रहा है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिना कहे ही समाज के सामने आ जाती हैं। आज आप समाज की स्थिति देख लीजिए, हरियाणा की प्रदेश की स्थिति देख लीजिए, आपको युवाओं में बेरोजगारी अपने आप ही आभास हो जाएगा। ये चाहे कुछ कहते रहे, ये कहते हमने 1 लाख नौकरियां दी, ये किया वो किया, आंकड़ों से जनता का पेट नहीं भरता, आंकड़ों से बच्चों का, अभ्यर्थियों का पेट नहीं भरता। आज युवा नौकरी के बगैर कौशल रोजगार निगम और सक्षम, इसमें ये भर्ती कर रहे हैं। और कौशल रोजगार निगम में इन्होंने क्या भर्ती किया है? इन्होंने वो लोग जो ठेके पर लगाए गए थे उनको कौशल रोजगार निगम बनाया, उनको उसमें एनरोल कर दिया। और सक्षम, देखिए आयुष जी, सक्षम में सोचने वाली बात है, ये 6,000 रुपए, मात्र 6,000 रुपए एक ग्रेजुएट को दे रहे हैं और 7,500 रुपए पोस्ट ग्रेजुएट को दे रहे हैं। ये नौकरियां दे रहे हैं।
आज 2 लाख से ऊपर पद खाली हैं। मैं अभी बात सुन रहा था, आपने कहा कि आंकड़ों को मायने क्या है, पहला प्रश्न आपने किया। देखो आंकड़े तो अपनी जगह एक अहमियत तो रखते ही हैं। आंकड़ों से जनता को एक बर्ड्स व्यू, एक बर्ड्स आई पता लग जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। आज प्रदेश के आंकड़े, अगर ये कहते हैं सीएमआई की रिपोर्ट नहीं मानते, ये अपनी रिपोर्ट में कहते हैं 7% और केंद्र सरकार की रिपोर्ट कहती है 3%, तो भी इन्हें 4% केंद्र सरकार से ऊपर है। दूसरी बात, आपने कहा कि हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई उसके मायने क्या हैं। देखिए, ये सरकार जब से सत्ता में आई है, जनता पर प्रयोग दर प्रयोग कर रही है। 2019 में भर्तियां निकाली गई पीजीटी की, आप सोचिए 2023 आ गया और 2024 का चुनाव दोबारा आ गया, अभी तक वो भर्तियां कटी नहीं। 3 बार उनकी एडवर्टाइजमेंट निकल गई और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि आप बार बार इसके नियम नहीं बदल सकते। आप सोचिए आयुष जी, एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी जो 2019 की भर्तियों को लेकर तैयारी कर रहा है, आज उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी, वो मानसिक संतुलन खो लेगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ प्रयोग कर रही है। ये जनता को अगर नौकरियां दे रही है, अगर ये वास्तव में सही है, तो इनको श्वेत पत्र जारी करने में दिक्कत क्या है। और अभी ये कह रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता, ये कह रहे थे कि हमारी कोई भर्ती कैंसिल नहीं हुई। अरे भाई, भर्ती करोगे तो कैंसिल होगी, भर्ती करोगे नहीं तो कैंसिल क्या होगी। अच्छा, इनसे ये पूछिए, नहीं, अगर भर्ती नहीं करी तो भाई 1 लाख का डाटा कैसे मुख्यमंत्री ने रखा? तो कह रहे हैं 8.5 साल में 1 लाख दिया, पिछली सरकार पर अगर आप जाएं तो वो 80,000 ही दे पाए थे, तो अगर भर्ती नहीं करी तो फिर 1 लाख का डाटा कहां से आ गया? मैं बताता हूं आयुष जी, पिछली सरकार पर अगर जाएं, उस वक्त के पॉपुलेशन के आंकड़े भी ले लीजिए, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, सरकार की जरूरतें, प्रदेश की जरूरतें भी बढ़ रही हैं। दूसरी बात, ये कहते हैं हमारी भर्ती रद्द नहीं हुई, चलिए इनकी बात मान ली हमने, ये तो बता दें आपने कितने पेपर लिए और कितने लीक हुए। 29 पेपर लीक हुए इनके, कौन सा पेपर इनका सही सलामत सिरे चढ़ा है? एक श्वेत पत्र जारी कर दे कि हमने पिछले 8.5 साल में इतनी नौकरियां दी, इस डिपार्टमेंट में इतनी दी और ये बच्चे यहाँ के जारी हुए, क्योंकि पता भी तो लगे कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता ही भर्ती किए या आम पब्लिक में भर्ती किए। दूसरा, ये कहते हैं रद्द नहीं हुई, आप ये जारी कर दीजिए कितने पेपर लिए, कितने लीक हुए। तीसरा, ये कहते हैं हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी। अरे भाई, ढिंडोरा पीटना बंद करो, पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। आपके एमएलए आरोप लगाते हैं, दूर तो छोड़िए, आपके एमएलए आरोप लगाते हैं कि मेरे से उसने नौकरी के नाम पर इतने पैसे ले लिए और पर्ची खर्ची के नाम पर। लेकिन ओंकार जी, चलिए ये तो बात हो गई विपक्ष के नाते कि आपने चलिए बता दिया कि भाई सरकार नहीं कर रही, लेकिन सत्ता में आप भी रहे तो घूमकर सवाल आपके ऊपर भी आता है कि भाई आप लोगों ने अपने कार्यकाल में कितनी नौकरियां दी थी, जो आज आप ये कह रहे हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे पाई। मैं बताता हूँ आयुष जी, जब 2004 में हमारी सरकार थी, नौकरियां तो दी ना हमने, उस वक्त जितनी नौकरियां जरूरत थी उसके अनुसार हमने भरी। आज 2 लाख से ऊपर पद खाली पड़े हैं, इनसे पूछो 2 लाख से ऊपर जो पद खाली हैं वो कब भरे जाएंगे? आपने जरूरत के हिसाब से दी और अभी इस समय जो पद खाली उस हिसाब से नहीं दे रहे हैं, आपका आरोप है। ठीक है, घोषणा ठीक है, इन्होंने 2019 में भी करी थी। ठीक है ओंकार जी, मैं इसका जवाब लूंगा, जवाब की बातों को नोट कर रहा हूं, उसका जवाब देंगे वो। लेकिन गुरमीत जी, हम लोग देखते हैं क्योंकि रोजगार हमेशा एक सबसे अहम विषय रहता है और इसको लेकर के जब भी चुनाव नजदीक होता है या उसके अगेंस्ट हम लोग देखते हैं जो विपक्ष है वो हमेशा इसको एक बड़ा मुद्दा बनाता है। मुख्यमंत्री जो डाटा रख रहे हैं उस पर भरोसा नहीं और ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए बेरोजगारी बढ़ गई, बहुत तरह की बातें। कैसे इसको आप देखते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, कम से कम आज की परिस्थिति में? गुरमीत जी, देखिए, चाहे हरियाणा हो चाहे किसी और प्रदेश की बात हो, आज के समय में जो युवा पीढ़ी है उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो नौकरी है। और नौकरी में भी हालांकि प्राइवेट सेक्टर और ये दुनिया भर की चीजों की हम बात जरूर करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की, लेकिन लोगों का जो आकर्षण है वो सरकारी नौकरियों के लिए रहता है। और सरकारें, इसमें एक पार्टी की, 2 पार्टी की, किसी एक प्रदेश की बात नहीं, सरकारें लगातार अपना पल्ला छुड़ा रही, चाहे आउटसोर्सिंग के नाम पे, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के नाम पे। तो कोई भी सरकार, क्योंकि सरकारों को ये लगता है कि जो वेतन पेंशन तो पहले ही खत्म कर दी, वेतन का जो बोझ है और एक माइंडसेट बन गया है गवर्नमेंट्स में कि भाई अगर आप आउटसोर्स करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है और सरकारी अगर आप रेगुलर कर्मचारी रखेंगे तो वो हम पे बोझ होगा। अभी तो हरियाणा में हालात बेहतर है, पंजाब और हिमाचल में तो कमीशन से जो भर्ती होती है, यानी पब्लिक सर्विस कमीशन से, वहां पे भी 3-3 साल तक उनको पूरा वेतन भी नहीं दिया जाता और कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है एक तरह से, सिर्फ बेसिक पे। तो नौकरी एक सबसे बड़ा मुद्दा है और उस मामले में जितनी भी सरकारें रही हो, चाहे एनएलडी हो, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये कोई कह दे कि जी हमारे समय पे बहुत स्मूथ सिस्टम चला या कोई विवाद नहीं हुआ, वो तो कोई भी कह नहीं सकता। आप जानते हैं एनएलडी के समय में भी कंट्रोवर्सीज हुई, कांग्रेस के समय में भी कंट्रोवर्सीज हुई और अब इनके समय में भी पेपर लीक हुए और चीजें हुई। जहां तक आंकड़ों की बात है,
मैं तो ये मानता हूँ कि आज बहस इस बात पे होनी चाहिए थी कि जो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी है उसके क्या प्लस है क्या माइनस है। ये तो आंकड़े तो जैसे मैंने बताया आपको, इनकी बहस के दोनों मानेंगे नहीं एक दूसरे से, और शायद अभी आईएनएलडी थोड़ा ज्यादा पुरानी हो गई तो मतलब सरकार सत्ता में आए, अदरवाइज वो भी आंकड़े ले आते। वो कह रहे हैं मेरे ज्यादा है, वो कह रहे हैं मेरे ज्यादा। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसकी भी सरकार है, जिसके पास भी अफसर है, वो अपनी तरफ से प्रयास करता ही है और नौकरियां देता ही है। तो उसमें हमने 1 लाख दिए, हमने 90,000 दिए, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि लोगों का एक विश्वास रहे, और जहां तक जरूरत हो, मैं आपको गारंटी देता हूं, आज पूरे देश में कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, कुछ राज्यों में तो अभी है ही, और चाहे बीजेपी की हो या केंद्र सरकार हो, कहीं भी अगर कोई कह दे, ये दावा कर दे कि हमने सारी पोस्टें भरी, हर जगह पोस्टें खाली है। मैंने आपको बताया सरकारों की वित्तीय स्थिति इस तरह की है कि अगर सारी पोस्टें भर दी जाए तो कई राज्य सरकारों का तो दिवाला पिट जाए। तो ये एक सच्चाई है, और ये भी एक सच्चाई है कि हमारे यहाँ बहुत दरकार रहती है नौकरी की, और इसी वजह से ये सब जो होता है ना, पेपर लीक और चीजें और गड़बड़ियां और तमाम पर्ची खर्ची वॉट सूट के, ये सब क्यों होता है? क्योंकि इतना डेस्परेशन है युवाओं में कि वो नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। आउटसोर्सिंग तक के लिए रिश्वतें चल रही हैं, आपने देखा होगा कितनी जगह कंट्रोवर्सी होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि सभी सरकारों को संजीदा, अच्छा जो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी है वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली की है, उसके उन्होंने कुछ फार्मूला दिया, उसमें उन्होंने कहा क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं और कई बार पेपर भी अलग अलग होते हैं, जितना मुझे पता है, मैंने उसको उतना माइन्यूटली स्टडी नहीं किया, हमें कायदे में बहस सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के इस बात पे करनी चाहिए कि हम कौन सी ऐसी नीति रखें, कौन सी ऐसी भर्ती की प्रक्रिया रखें जिससे अधिक से अधिक ट्रांसपेरेंसी हो और कोर्ट में कम मामले जाएं। क्योंकि एक बड़ा सामान्य एक्सक्यूज बन जाता है कि जी कोर्ट ने रोक लगा दी, कहीं ना कहीं या तो आप कोर्ट में डिफेंड ठीक नहीं करते या आपने पॉलिसी में त्रुटियां छोड़ दी होती हैं। और जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि वो चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सब जगहों पर नौकरी को लेकर इस प्रकार की चीजें सामने आ रही है, और इसका उपाय एक ही है कि सभी लोग ये सोचे कि जिसके पास अवसर है, जहां तक संभव है, जैसे मैंने फिर कहा कि सारी की सारी पोस्ट भरना, मुझे लगता है आई में भी रॉन्ग ऑल्सो कि सरकार, कई सरकारें, हरियाणा की सरकार तो फिर भी अन्य सरकारों की तुलना में आर्थिक रूप से एक समृद्ध सरकार मानी जाती है, चाहे वो आज बीजेपी के राज में हो, चाहे तो आप बजट का उठा के देख लीजिए, पंजाब से आगे निकल गया है ना, हिमाचल तो बहुत पीछे अगर हम पड़ोसी राज्यों की बात करें। तो कोशिश करनी चाहिए कि अधिक से अधिक पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी जाए, और अगर कोई कोर्ट में केस होता भी है तो उसकी पैरवी इस तरह से की जाए कि जल्दी से जल्दी उसका निपटारा हो जाए, ना कि आपस में आप शुरू हो जाए कि आपने ज्यादा दी, हमने ज्यादा दी, नहीं ठीक है, किसी ने भी ज्यादा दी, कोई अपनी जेब से तो दी नहीं। वो भी जवाब देना नौकरी सही तो है, भाई, सरकार देखिए, का विपक्ष पैसा काम है, वो कमी बताएगा तो सत्ता पक्ष उसका जवाब देगा। ठीक है, लेकिन आपने जो बात कही मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी उस पर विचार जरूर करेंगे। जवाहर जी जवाब दीजिए। देखिए, मेरे कांग्रेसी मित्र ने जो अपने मुख से नौकरी के आंकड़े बोले, ये आंकड़े किसी प्रेस वार्ता में हुड्डा जी से बुलवा दे या विधानसभा में हुड्डा जी से बुलवा दे। जब माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने विधानसभा में इसका जवाब दिया था, हुड्डा जी क्यों नहीं बोले ये आंकड़े? क्योंकि ये बैठ के यहाँ पर फर्जी आंकड़े बता रहे हैं। मैं आपको एक एक रिकॉर्ड पे वो बता रहा हूं जो विधानसभा में चर्चा हुई, डिबेट हुई, हुड्डा जी की उपस्थिति में हुई, किरण चौधरी जी की उपस्थिति में, और इनेलो का तो चलो एक ही विधायक है, उनकी सबकी उपस्थिति में जो चर्चा हुई उसकी बात कर रहा हूं। मैं फिर अपने मित्र को निवेदन करना चाहूंगा, जो आंकड़े उन्होंने बताए हैं, मुझे लगता है जब भी हुड्डा साहब की प्रेस वार्ता हो, ये उनके मुख से खिलाते, फिर मैं बताऊंगा एक एक नौकरी निकाल के हुड्डा साहब के सरकार में क्या क्या नौकरी लगी। केवल टीवी डिबेट पर बैठकर कुछ भी कहना, इससे कोई जनता समझेगी नहीं। मुझे लगता है ये इनका मानना गलत है। और क्यों ना बताऊं, मैं टंके की चोट पे बताऊंगा, आंकड़ों को भी बताऊंगा और अपनी प्रामाणिकता को भी बताऊंगा। मैंने बताया हुड्डा साहब की 9 भर्तियां क्यों रद्द हुई, इसका जवाब दिया क्या इन्होंने? इस पे क्यों नहीं डिबेट को लेके गए? जिसका उत्तर नहीं देना था उसकी चर्चा नहीं की। और दूसरा क्या है, आज की डेट में इनेलो तो किसी गिनती में है नहीं, फिर भी बता देता हूं, ये 6 रहे, मैं नाम गिन देता हूं इनेलो के, क्योंकि हुड्डा साहब की सरकार के 9 नाम माननीय मुख्यमंत्री जी गिन चुके। इनेलो के बनाता हूं, रेवन्यू पटवारी की भर्ती रद्द हुई, पोस्ट आबकारी और कराधान निरीक्षक की भर्ती रद्द हुई, सहायक उप निरीक्षक जो जिसको सब इंस्पेक्टर बोलते हैं उसकी भर्ती रद्द हुई, डिप्टी फॉरेस्ट रेंजर की भर्ती रद्द हुई, पुलिस इंस्पेक्टर की भर्ती रद्द हुई, हरियाणा औद्योगिक सुरक्षा बल की भर्ती रद्द हुई। ये जो आप कह रहे थे, इतने लंबे चौड़े गीत गा रहे थे, पर आज इन्हें लोग किसी हाशिए में नहीं है, तो मैं उन पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। पर मेरे मित्र 6 मैंने बताई है, कौन मानेगा कि इसमें गलत हुआ या सही हुआ? आपकी व्हाट्सएप की जो यूनिवर्सिटी चलाते उससे माना जाएगा, या मानिए न्यायालय बताएगा कि कौन सी भर्ती ठीक हुई गलत हुई?
जिस भर्ती में शुरू में लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कुछ लोग नशे के कारण जिनको दिक्कतें आई थी, उस कोर्ट के ऑर्डर को पढ़ना, उसमें माननीय न्यायालय ने कहा आज तक के देश के इतिहास में सबसे पारदर्शी भर्ती है, जिसमें ओलंपिक में जो उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं, छाती मापने का, हाइट मापने का और दौड़ की जो दूरी पूरी होती है, उसमें उनका उपयोग किया गया था। ये माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय है। मेरे मित्र केवल ढींगरा जी चाहेंगे तो मैं इनको पर्सनल व्यक्तिगत रूप से इनके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। केवल आप कहने के लिए कह दें कि ये हुआ। और कोई एक है, इन्होंने, मैं कभी प्रशंसा नहीं भागता, मेरे मित्र ने कहा कि एक विधायक ने कहा, एक इंडिपेंडेंट विधायक के बेटे का एक विषय आया, किस लिए आया वो, कि पैसे के लेन देन के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं लगी। इसका मतलब हमारे यहाँ कोई पैसे का फर्जीवाड़ा तो कर सकता है पर नौकरी नहीं लग सकती। और नहीं, आप तो अफसर, अरे भाई सुनिए, मैं बीच में नहीं बोला था ना, मैं बीच में नहीं बोला था, अरे भाई मैं बीच में नहीं बोला था, मैं बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। उसमें वो एक्सपोज हुए, उन पे FIR हुई, हमने और दूसरा, जो गड़बड़ करेगा उसको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मैं रिकॉर्ड पे कहता हूं, हमारे केवल 2% पत्र जिसके हमें तथ्य मिले लीक हुए। अरे भाई सुन लीजिए बीच में, अरे ज्ञान बाद में बांट लेना, ज्ञान चौटाला साहब को बता देना। क्या बात कर रहे हो? अरे ये आयुष जी, ठीक है, एक सेकंड, मैं कहूँ, अरे जो चौटाला जी स्क्रीन शीट पे नजर आ रहे हैं अभी, वो पूछ रहे उनसे जेल क्यों गए थे, किस पुण्य काम के लिए जेल गए थे चौटाला जी। मैं डिबेट को आपको ले जाना नहीं चाहता। अरे ये देखो, इनको लग रहा है फंस रहे हैं आयुष जी, आयुष जी ये फंस रहे हैं, अरे आयुष जी ये फंस रहे हैं, तो उनको लगता है डिबेट को अरे ये फंस रहे हैं, अरे भाई ये क्या कर रहे हैं, आयुष जी ऐसे डिबेट हो पाएगी क्या? अरे ओंकार जी भाई एक एक करके देखिए, मैं सबको समय दे रहा हूँ, अपने अपने समय में बात रखें ना। जवाहर जी, मैं इनके बीच में नहीं बोला, मैंने देखिए एक सेकंड, अभी उधर से जवाब आने देते। ओंकार जी, अरे भाई ओंकार जी अपने समय में क्या बोलेंगे, आप आराम से जवाब दीजिएगा, मैं समय दूंगा आपको। पहले जवाब, इनका भाषण हो गया ना। अरे मैं बोल रहा हूँ तो भाषण है, और तुम अब आई ढींगरा जी, ऐसे नहीं, ये भाषण है, ऐसे नहीं, अब ढींगरा जी वो आपकी बात को भी भाषण कह देंगे, फिर आप भी नहीं बोल पाएंगे ना, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आंकड़ा और कम से कम डिबेट के अंदर जो बातें उसको समझ ले पहले। आपने इतने सारे आरोप लगाए तो उसका जवाब उधर से आएगा, उसका जवाब उधर से। केवल ढींगरा जी, नहीं, केवल ढींगरा जी कोई फायदा नहीं है। केवल ढींगरा जी, आपने जो आंकड़े रखे, आपने जो बात कही, उसका जवाब तो पहले आने दो। आप पूछ रहे हो उसी पे नहीं, एक सेकंड, अभी अपने समय में, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। पहले एक सेकंड, जवाहर जी की बात कंप्लीट। आप 5 मिनट बोले थे, मैंने बीच में एक शब्द नहीं बोला। जवाहर जी, इनकी दिक्कतें हैं कि जब इनके पास प्रश्नों के उत्तर नहीं होते या सच लोगों तक ना जाए, दर्शकों तक, तो ये बीच में शोर मचाते हैं। मैंने रिकॉर्ड पे दोनों के भर्तियां बता दी हैं, और उसके बाद मेरा निवेदन है, अरे ढींगरा जी आपसे ही निवेदन है, मुझे समझाने की बजाय यहाँ आपके जब भी हुड्डा साहब की प्रेस वार्ता हो, जो आंकड़े आपने दिए एक बार उनके मुख से खिला दीजिएगा कि जो आंकड़े आपने दिए हैं, हुड्डा साहब कहे कि मेरी सरकार में इतनी नौकरी लगी थी, और विधानसभा में जो माननीय मुख्यमंत्री ने उत्तर दिया, इनेलो में कितनी नौकरी लगी, हुड्डा साहब की सरकार में कितनी नौकरी लगी, वो आंकड़े गलत है, एक बार हुड्डा साहब के मुंह से कराइएगा। और दूसरा, अरे भाई मेरे बात बोलना ना, ले लूं क्या होता है, लेना क्या होता है, मेरे बात दे लेना, एंकर आपको इजाजत देंगे। दूसरा, आज इनके इंस्पेक्टर की भर्ती हुई, उसमें नाम पढ़िएगा, OSD के बच्चे, इनके IAS के बच्चे, इनके MLA के बच्चे। एक क्वेश्चन में जब विपक्ष में था तब भी उठाता था, ऐसा क्यों होता है कि जब भी जिस पार्टी की, राजनीतिक पार्टी की सरकार आती है, उसके बच्चे एकाएक इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हमारी सरकार में मैं ये नहीं कहता कि किसी का इंटेलिजेंट बच्चा लगना नहीं चाहिए, तो मेरे पास सूची है कि कांग्रेस के 2 MLA के बच्चे लगे तो लगे, परंतु इनके सरकार में कांग्रेस के समय में केवल कांग्रेस के लगते थे, इनेलो के समय में केवल इनेलो के लगते थे। आज मुख्यमंत्री गांव-गांव जा रहे हैं, जब गांव के बच्चे वहां कहते हैं ना, जिनके पास 1 रुपया होता नहीं है, उनके परिवार की कोई बैकग्राउंड नहीं होती, ना राजनीतिक बैकग्राउंड होती, ना पैसे की बैकग्राउंड होती, जब वहां तालियां बजती है तब पता चलता है कि नौकरी कैसे लगती है ईमानदारी से। चलिए पता चलता है कि आप कह रहे हैं जवाहर जी ट्रांसपेरेंसी, चलिए अब केवल ढींगरा जी। देखिए, इनके टाइम के अंदर 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। अब मैं नाम लेता हूं, जैसे ये नाम ले रहे थे, हमारे टाइम पे रद्द नहीं हुई भर्ती। सुनिए, लीक पेपर जो हुए उसको बताता हूं। JEE का पेपर लीक हुआ, HCS जुडिशियल का पेपर लीक हुआ, UGC नेट का पेपर लीक हुआ,
असिस्टेंट क्लर्क का पेपर लीक हुआ, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का लीक हुआ, एनईईटी का भर्ती का लीक हुआ, एचसीएस एग्जीक्यूटिव का लीक हुआ, और उसके बाद नीट का पेपर लीक हुआ, और एचसीएस डेंटल सर्जन का पेपर लीक हुआ, और इसके बाद अभी तो बहुत सारी फेयर लिस्ट पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। और मैं पढ़ता जाऊंगा, पढ़ो, आपका पढ़ो। टाइम खत्म होगा, इसका वेस्ट नहीं करता। नहीं, नहीं, 30 से पूरे ज्यादा पढ़ो। भर्तियां ढींगरा जी, लीक हुई, और पूरे पढ़ दीजिए एक बार। एक सेकंड हाँ, बताइए बताइए। अब मैं आप सुन बता रहा हूं ना, एक हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन था, उसके मिस्टर भारती थे जो लगाए थे चेयरमैन, अरे उन्होंने कितने पेपर लिखे एक बार पढ़ दो ना, एक मिनट, कल मैं मैं आपको बता लीगल रहा हूं। नोटिस भेज दूंगा, एक बार पढ़ो तो सही। एक मिनट, अरे सर एक बार चेयरमैन पूरे लगाए जो थे। पेपर आप बता रहे हैं, सुनिए कितने सुनिए पेपर भाई लिखे साहब, उसकी अब मैं सूची पढ़ बीच में दीजिए एक आपके बार। नहीं बोल रहा, आपको भी चर्चा हाँ। कर सुननी चाहिए। पूर्ति में मान मैं लिया- तो लिस्ट मांग रहा हूं। नहीं नहीं, लेकिन ठीक है ढींगरा जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, नहीं तो वो लीगल नोटिस भी भेज सकते हैं। अभी तो बता रहे हैं। और दूसरी बात पूरी आपको पढ़ दीजिए, हुड्डा हरियाणा की साहब जनता सुन लेगी। जो आपने पूछा, हुड्डा साहब हरियाणा की जनता सुनेगी, इसको पूरी को बहुत पढ़ सारे दीजिए। जवाब देने, अभी तो एक पहला शुरू अरे हुआ है, सर अभी लिस्ट तो पूरी पढ़ दीजिए, क्यों चिल्लम चिल्ली कर रहे हो? चिल्लम चिल्ली अरे क्यों सर कर रहे हो? लिस्ट पूरी पढ़ दीजिए, मैं चिल्लम चिल्ली क्यों कर रहे हो? बात कीजिए। आपकी अरे बारी आप नहीं है हमें ना, और चिल्लम चिल्ली बीच में बात क्यों कर रहे हो? थोड़ी सी लिस्ट कहाँ रुको, चली गई? थोड़ा अरे सा लिस्ट कहाँ दूसरे को चली ज्ञान गई? देने की बजाय अपना अरे ज्ञान सर की लिस्ट बात कहाँ चली गई? अपने लिस्ट अंदर पढ़ भी ज्ञान दीजिए। लाओ। चलिए अरे जवाब एक जी, मिनट जवाब जी, में चलिए आप लिस्ट सब लिस्ट अपने लिस्ट, अंदर चलिए भी ठीक ज्ञान है। लाओ, अरे ढींगरा जी किसी थोड़ा और बड़े पढ़ की दीजिए, बात ढींगरा जी थोड़ा और पढ़ दीजिए, थोड़ा और पढ़ दीजिए। और पढ़ दीजिए, आप बोल रहे पढ़ थे तो मैं दीजिए। नहीं बोल रहा था ना। अरे सर लिस्ट पढ़ दीजिए, मैं तो आपकी बात कह रहा हूँ। सुन लीजिए, लिस्ट पढ़ दीजिए एक बार। ठीक है जवाब जी अरे भाई, सुनते अभी हैं, पढ़ जवाब जी अभी रहा हूं, सुनिए, आप पेपर सुनिए, जो नहीं, पेज जवाब जी दिखाए हैं, वो केवल पेज जी, ही तो केवल मैं अरे जी, सर पढ़ दीजिए लिस्ट। केवल जी, एक मिनट वही पढ़ दीजिए, मेरा निवेदन है, ठीक है, अरे जवाब जी सुनिए तो भाई, अभी बता सुनिए रहा हूँ, सुनिए। जो 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं वही बता एक रहा बार हूँ, पढ़ दीजिए। वो भी बता रहा हूँ। सर पढ़ दीजिए एक बार। सुनिए, बात यह है, जो सर्विस कमीशन के अंदर भारती थे उसको सस्पेंड कर दिया चेयरमैन के उस पे, और उसके बाद क्लीन चिट दे दी उनको, और उसके नीचे जो आदमी बाकी के लगे हुए थे उनको जेल भेज दिया। अगर तो करप्शन की थी तो नीचे के आदमी जेल चले गए, और जो चेयरमैन साहब है उनको क्लीन चिट दे दी। इसका मतलब यह है कि गरीब आदमी जो होते हैं, छोटे छोटे आदमी, उनके ऊपर तो जेल भेजने का काम कर रही है ये सरकार, और जो बड़े बड़े चेयरमैन बनाए हुए हैं उनको बचाने का काम कर रही है सरकार। और बताता हूं, एचपीएससी का डिप्टी सेक्रेटरी इनके दफ्तर में अटैची लेते हुए, करोड़ों रुपए के अटैची थे जो अभी बात कर रहे थे ना, तो करोड़ों रुपए के अटैची लेते हुए पकड़ा गया। और उसके बाद वो अटैची इसलिए ले रहा था क्योंकि चेयरमैन के बगैर अटैची ले नहीं सकता वो, और उसके बाद उसका चेयरमैन के ऊपर कोई बात नहीं आ रही और कोई उसकी क्वेरी नहीं नहीं ठीक है, लेकिन आप तो ये बात बता रहे हैं ना, लेकिन ये भी तो बताइएगा ना, जो आंकड़े आप रख रहे हैं वो आंकड़े भूपेंद्र हुड्डा क्यों नहीं रखते हैं, या उसको जो उन बातों को क्यों भूपेंद्र हुड्डा नहीं कहते हैं जब सदन के अंदर चर्चा होती है? एक मिनट, आप चर्चा में, डिबेट में तो कहते हैं। कर ही नहीं सकता, उसका वो पैसे कैसे ले सकता है? आयुष जी उत्तर देना चाहूंगा। कर ही नहीं सकता डिप्टी सेक्रेटरी, तो वो पैसे कैसे ले सकता है? मैं उत्तर देता हूं, ले लीजिए। तो जेल भेज रहे हैं क्योंकि वो पकड़ा गया। अगर वो नहीं पकड़ा जाता, नहीं तो पकड़ा तो गया ना भाई ढींगरा जी, यही तो ट्रांसपेरेंसी वो कह रहे हैं, हमने पकड़ा उसको, सरकार ने पकड़ा ना ढींगरा जी, उसको कांग्रेस पार्टी ने तो नहीं पकड़ा ना, उसको सरकार ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? ढींगरा जी, उसको सरकार ने पकड़ा कि नहीं पकड़ा? मैं विधानसभा में मौजूद रहता हूँ, गलत जानकारी, मैं विधानसभा में मौजूद रहता हूँ, ऑफिसर दुर्गा में ऑफिस जारी कर दो, उसके ऊपर हुड्डा साहब ने किस डेट को कहा, फिर कह रहा हुड्डा साहब ने किस परसेंट में डिबेट है, डिबेट की बात करो। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद अपनी बात कर लिखिए। सारा दिन आपको टाइम देंगे, एंकर साहब आपको टाइम देंगे। कौन सीखा? नहीं नहीं ढींगरा जी, अब आपने भी रख ली अपनी बात। बताइए अपनी, मैं हुड्डा साहब की बात करूँ जरा एक बार, इनको रोको जरा, इनको रोको। ढींगरा जी, ढींगरा जी, सारा दिन झूठ बोलते हैं। अरे कब रखे हुड्डा साहब ने बताइए? नहीं नहीं ठीक है, अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है ये तो भाई जनता तय करेगी। ओंकार जी, ट्रांसपेरेंसी की बात या पारदर्शिता की बात कम से कम इंडियन नेशनल लोकदल तो नहीं कर सकती। आप ट्रांसपेरेंसी और पारदर्शिता की बात नहीं कर सकते। एक सेकंड ओंकार जी, ओंकार जी, ठीक है, एक सेकंड ढींगरा जी, अरे ठीक है, वो श्वेत पत्र जारी करेंगे नहीं करेंगे तो कह रहे, मुख्यमंत्री ने कह दिया हमारा तो बजट ही श्वेत पत्र है, ठीक है, एक सेकंड ओंकार जी, आप लोग ट्रांसपेरेंसी की बात तो नहीं कर सकते कम से कम, एक सेकंड, ठीक है ढींगरा जी, अरे ढींगरा जी हो गया, ढींगरा जी आ गई, आपकी बात आ गई, ओंकार जी, ढींगरा जी बात आ गई, आपकी बात आ गई, आपकी बात आ गई, ओंकार जी, अब ओंकार जी, अरे ठीक है, अब आप लोग आपस में लड़ते रहेंगे भाई क्या? एक सेकंड
एक सेकंड चलिए। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, दर्द हो रहा है ना आपको? ओंकार जी, दर्द हो रहा है ना मेरी बात को? ओंकार जी, ओंकार जी, दर्द होना ही चाहिए। हरियाणा की जनता को लूट रहे हो, दर्द तो होना चाहिए। ठीक है, ये दाल का भी अरे है। ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी बोलिए, आप ठीक है। ढींगरा जी, ढींगरा जी, कौन किसको लूट रहा है ये फैसला जनता करेगी ना भाई, वो जनता करेगी। अभी आप दोनों लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता फैसला कर देगी कौन किसको लूट रहा है। लेकिन अभी ठीक है, अभी थोड़ा धैर्य रखें, अभी धैर्य रखें, अभी धैर्य रखें। अरे ठीक है ढींगरा जी, ढींगरा जी, बात आ गई आपकी, बात आ गई। ओंकार जी, ओंकार जी, ट्रांसपेरेंसी की बात इंडियन नेशनल लोकदल नहीं कर सकती, ट्रांसपेरेंसी की बात इंडियन नेशनल लोकदल नहीं कर सकती। ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, ढींगरा जी, ढींगरा जी, ढींगरा जी, हो गया, ढींगरा जी, हो गया भाई, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। अब आप भाषण दे रहे हैं, अब ढींगरा जी अब आप भाषण दे रहे हैं, अब आप भाषण दे रहे हैं, अब आप भाषण दे रहे हैं। जाएंगे कहां बच के? ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, हाँ जी जाएंगे कहां? ओंकार जी, ट्रांसपेरेंसी की बात इंडियन नेशनल लोकदल नहीं कर सकती। क्यों? जवाहर जी का आरोप है कि भाई आप लोग नहीं कर सकते ट्रांसपेरेंसी की बात। आयुष जी आप बताइए ना, क्यों नहीं कर सकते? ये अधिकार है सबका। आयुष जी आप आपके पूछ रहे नेता मेरे के से? ऊपर आरोप लगाया, आपके नेता जेल क्यों गए, उनका आरोप यह था कि आप तो बात ही मत करें इस चीज की। अच्छा, मतलब हम बात ही ना करें। देखिए, ये समय समय की बात है। आज ये जवाहर यादव जी ये कह रहे हैं कि हम किसी खाते में ही नहीं, हमारा एक एमएलए है। वो समय भूल गए, 2009 का समय भूल गए। 3 थे, 3 चार, इस चार, बार सिंगल डिजिट में चार थे, जीतेंगे। चार थे भाई, चार। चलो 4 थे, हाँ 4 मान गए ना? मान अरे गए 4 थे ना, मैं कह रहा हूँ 4 थे। अब आप चुप हो जाओ, अब मेरी टर्म है, आप चुप हो जाओ। आप गलत जानकारी दे, 4 थे। चलो, आपके 4 थे, भूल गए। इस बार 4 भी ढूंढोगे। 2024 नजदीक है, आपको बिल में से बाहर निकाल दिया चौधरी अभय सिंह चौटाला ने। मुख्यमंत्री महोदय खेत में जाके कनक की बाली गिन रही है, दाने गिन रही है उसके। 8.5 साल हो गए, कभी निकले बाहर नहीं निकले। देखिए आयुष जी, आज का मुद्दा रोजगार का है, बहुत बढ़िया मुद्दा है। इसके ऊपर डिबेट ऐसी होनी चाहिए ताकि युवाओं को मैसेज जाए। मैं मानता हूं सरकार अगर प्रॉपर रोजगार नहीं दे सकती, उद्योगीकरण की ऐसी पॉलिसी तो ला सकती है जिससे युवाओं का उद्योग की तरफ ट्रांसफर हो जाए, युवा नौकरी लेने वाले की बजाय नौकरी देने वाला बन जाए। ऐसा क्यों ना बंदोबस्त किया जाए? आज प्रदेश के ऊपर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा, वो कहां गया? पैसा कहां गया? कौन से रोजगार पर कार्य लगाए? कौन से संरचनात्मक ढांचे में वृद्धि करी इन्होंने उद्योग के लिए इस बजट में 1000 करोड़ के करीब पैसे रखे। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट, उसमें 65,000 करोड़ रुपया नया लोन लिया और 34,290 करोड़ रुपए का पिछले लोन का ऋण और ब्याज का भुगतान है। दाढ़ी से मूछें लंबी होती है आयुष जी, इस सरकार की दाढ़ी से मूछें लंबी होगी। इतने बड़े बजट में 1,83,950 करोड़ के बजट में उद्योग के लिए अगर अच्छी सुविधा दें तो हरियाणा के बहुत से उद्योगपति हिमाचल में जाकर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। बद्दी, नालागढ़, कालाअंब के नजदीक और क्यों उद्योग जा को रहे हैं? बढ़ावा देंगे तब आप ही लोग क्योंकि कहने यहाँ पे लगेंगे कि facility भाई नहीं है। देखिए उद्योगों के अगर बारे आप में सोचते हैं, services इनके बारे में नहीं दे सोच सकते। रहे। अडानी अंबानी की सरकार है, फिर तो आप लोग इस विषय पर आ जाते हैं। देखिए आयुष जी, आप सरकार का पक्ष लेंगे तो गलत बात है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, आप लोग ही अगर आरोप लगाते हैं। आज आप कह रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाइए, अगर ये इंडस्ट्री पर ध्यान देने लगे तो आप कहेंगे कि देखिए तो उद्योगपतियों के सहारे है ये सरकार। आप ही लोग को आरोप लगाते हैं, मैं तो आपकी बात को कोट कर रहा हूं। कंफ्यूज कर रहे हैं। वो जैसे बड़े हिमाचल बड़े में लोग जमीन उद्योग के सस्ती दे साथ रखी हैं। है, लोन सस्ता दे रखा है, अडानी बिजली अंबानी। 1.5 रुपया यूनिट है। वैसे पैसे दीजिए, 10 साल के लिए इनकम टैक्स माफ, 10 साल के लिए जीएसटी माफ। ये सुविधाएं हरियाणा में क्यों नहीं दी जा सकती? ये पूछिए इनसे। ठीक है। अगर ये आम ये व्यक्ति को सुविधाएं अगर उद्योग देने लग लगाने जाएं के लिए तो प्रेरित कम से कम करेंगे, विपक्ष को भी तो उसका उत्तर देता हूं जी। समर्थन करना नौकरी चाहिए। मांगने के जवाहर बजाय जी, नौकरी देने वाला बनेगा। जवाहर जी, और ये उद्योग आज लगा नहीं जो रहे हैं, एक नौकरी बात देंगे कर कैसे? रहे हैं ना, जवाहर जी जवाब जवाहर देंगे। जी याद ठीक रखना। है, मैं उत्तर दे रहा हूं। ठीक है, अगली उत्तर बार दे रहा ठीक है। और कर्ज को लेकर के श्वेत पत्र डालने की बात है और आप लोगों ने इतना कर्ज ले लिया, उसका किया क्या? ठीक है ओंकार जी, ओंकार जी, ओंकार जी, एक सेकंड, जवाहर जी, जवाहर जी, जवाहर अरे जी। गांव में तो घुसने ठीक है। तक नहीं देते। अरे ठीक है, गांव में कौन किसको घुसने देगा ये हम लोग अभी चुनावों में देखेंगे। एक सेकंड, जवाहर जी, जवाहर जी, जवाहर जी, दिया। आप क्या बात करते हो? जवाहर जी, आप जवाहर अभी जी। आनंद दीजिए समय, जवाहर जी, 2024 नजदीक है, आपको उत्तर दिन में दे। तारे दिखाएगी ये जनता। ठीक है, आप ओंकार जी। प्रयोग कर रहे हो जनता ओंकार पे। जी, 24 में आपने हम प्रदेश सब को यही हैं। ओंकार जी, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, जनता जवाहर को जी भी यही हैं, हम सब प्रयोग देखेंगे, हम सब देखेंगे। ओंकार जी, ठीक है। देखिए, जवाहर मैं जी। तर्क के साथ कुछ चीजें देखता हूं। ढींगरा जी ने एक विषय किया था कि यहाँ मेडिकल के लोग बाहर लागने लगे हैं, तो ढींगरा जी बताएं हमारे यहाँ कितनी मेडिकल सीटें थी और कितनी खाली रह गई,
जिसके लिए मेरे मित्र ने कहा कि यहाँ की सीटें छोड़कर अन्य राज्यों में जाने। अरे भाई मैं ढींगरा जी का उत्तर दे रहा हूँ, आपका नहीं दे रहा। अरे मैं ढींगरा जी का उत्तर दे रहा हूँ, आपका नहीं दे रहा। अरे मैं ढींगरा जी का उत्तर दे रहा हूँ, आपका नहीं दे रहा भाई। आप 5 साल का बॉन्ड, अरे मैंने कहा आपको, अरे मैं ढींगरा जी का उत्तर दे रहा हूँ, आप लोग अरे ओंकार जी भाई, अरे ओंकार जी सुनिए सुनिए। अरे भाई मैं भी ढींगरा जी का उत्तर दे रहा हूँ, ढींगरा जी का उत्तर दे रहा हूँ। और दूसरा मैं कहता हूँ विपक्ष में कितना तालमेल का बहाव है। हुड्डा साहब कहते हैं कि 4 लाख का कर्जा है, मेरे इनेलो के मित्र भी बोल ही रहे हैं, ये कहते हैं 3 लाख का करता है। मैं इनका ही विरोधाभास बताता हूँ। मैंने 3 लाख से अरे भाई एक मिनट सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, मैंने अरे सुन लीजिए भाई, ये अरे भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन नहीं कर सकते तुम। अरे सुन लीजिए, अनपढ़ लोग नहीं बैठे। अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कर्ज बोला, अरे सुन लीजिए आपको। अरे बस ठीक है, सुन लीजिए, आपने जो कहा वो रिवाइंड बोला, आपने 3 लाख ही बोला, मैं 3 लाख ही बोल रहा हूँ आपके, अरे आपके नाम का 3 लाख ही बोल रहा हूँ भाई। मैंने 3 लाख से अधिक का बोला है। अरे ओंकार जी भाई सुनिए 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 भाई, हाँ ठीक है, आपने 3 लाख से अधिक बोला, 4 लाख नहीं बोला। आज आते मुद्दे पर आते हैं भाई, समय नहीं है, एक सेकंड जवाहर जी। और उसके बाद मजेदार चीज देखिए, इनेलो के मेरे मित्र कहते हैं 2 लाख से अधिक पद खाली, और कांग्रेस के मित्र मेरे कहते हैं 1,48,000 पद खाली है। 82,000 मेरे मित्र, अरे एक मिनट, अभी मेरे मित्र केवल ढींगरा ने कहा, मेरे मित्र केवल ढींगरा जी ने, मैं वही कहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अरे मैं आपकी बात दोनों की प्लानिंग है कि मैं बोलूं तो आप दोनों बोलिए, इसका बोल दो। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ मुझे चर्चा भी समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय नहीं। शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अपने अपने आंकड़े हैं, अपनी अपनी बात है, लेकिन ये जनता को तय करना है कि किसके आंकड़ों में आखिर कितना दम है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।